थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट ऑफ अ गुड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा रिक्विजिट नहीं है फॉर अ गुड मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। क्या ऑप्शन दे रखा है दोस्तों? तो ऑप्शन दे रखा है इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट शुड ऑलवेज गिव द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, राइट? विच वन इज द नॉट? बताइए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी? क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? प्लीज टाइप करें अपने रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में। क्या लगता है? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ लोग सी को ऑप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा का बीच वाला या टिपिकल वैल्यू, राइट? तो जो डेटा का बीच वाला वैल्यू होता है ना, उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है, तो क्लास के स्टूडेंट के मार्क का एवरेज मार्क्स जो होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। समझे? तो अब देखिए यहां पे लिखा है कि रेक्विजिट ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक अच्छा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, तो उसमें किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? रिजिडली डिफाइंड हो। क्या लगता है दोस्तों, रिजिडली डिफाइंड होना सही है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कर रहा है रिजिडली डिफाइंड। तो मतलब क्या हुआ कि हर सिचुएशन में क्लियरली डिफाइंड हो, और मतलब ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन, जैसे कैसा भी सिचुएशन हो क्लियरली डिफाइंड हो। हाँ। दूसरा ऑप्शन कर रहा है इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मतलब दोस्तों आसानी तो सिंपल है कि समझना आसान हो, कैलकुलेट करना आसान हो। और दोस्तों नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो रिजिडली डिफाइंड ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही है। रिजिडली डिफाइंड तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो कौन सा गलत है दोस्तों? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि कौन सा गलत है, विच वन इज रॉन्ग, यही सवाल है ना दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इट शुड ऑलवेज गिव द इट शुड गिव द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिएगा कि क्या सेंट्रल टेंडेंसी का रोल मैक्सिमम वैल्यू देना होता है? क्या आपको सेंट्रल टेंडेंसी मैक्सिमम वैल्यू देती है? बिल्कुल नहीं। ये हमेशा क्या देगी आपको? ये हमेशा आपको मिडिल वैल्यू देगी या टिपिकल वैल्यू देगी, ना ही हाईएस्ट ना ही लोएस्ट, राइट? जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं मीन, या मान लीजिए हम बोलते हैं मीडियन। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमारे डेटा सेट का सेंटर है, राइट? दे आर दीज आर द हमारा जो भी डेटा सेट है उसके ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि सबसे बड़ा नंबर। तो अगर कोई मेजर हमेशा हाईएस्ट वैल्यू देता है तो वो मेजर ऑफ मैक्सिमम हुआ। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है और यही सही आंसर है। समझे? तो वेरी गुड, आप लोग का एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन रहा, बहुत अच्छा समझ में आ गया आपको ये कंसेप्ट। आइए अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप पेन पेपर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है इस डेटा का। डेटा आप देख सकते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसको बोलते हैं, और इसके बेसिस पे आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। पहला देखिए 50 है, 52.24 है, 48.75 है और 54.10 है। देखिए सिंपल बोलूं तो हमें फाइंड करना है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनका एवरेज वैल्यू क्या होगा, और किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है? ग्रुप्ड क्लास के बेसिस पर। समझिए? तो हम क्लास का मिड पॉइंट लेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टोटल डिवाइड करेंगे। चलिए तो आइए दोस्तों मिड पॉइंट निकालते हैं सभी क्लास का। देखिए 20 to 30, मैं यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, जस्ट लेट मी डू इट। ओके, सो 20 to 30 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25 होगा। इसका 35 होगा। इसका मिड पॉइंट 45 होगा। इसका मिड पॉइंट 55 होगा। दिस वन विल बी 65, दिस वन विल बी 75 और ये हमारा 85 होगा, राइट? तो दोस्तों मिड पॉइंट तो आप सब लोग जानते ही हैं, मिड पॉइंट, राइट? तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे f इंटू एक्स निकालेंगे सब सब क्लास के लिए, मतलब हर मिड पॉइंट को उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए यहाँ पे एक काम बताइए दोस्तों कि यदि हम इस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस एग्जाम से पहले जरूर कर लीजिए, समझिए?
तो यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन में आए वापस, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 450 है। 55 इंटू 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 770। 65 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 325। 75 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 600। और 85 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 340। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, इन सबको जोड़ दीजिए। राइट, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो इन सबको ऐड करेंगे ना जी, तो आपको मिलेगा 3030। तो ये मिल गया हमको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, है ना। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स आई यानी एक्स का वैल्यू मिड पॉइंट, और इसको डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई से, तो हमें मिलता है एक्स बार। तो समेशन ऑफ एफ आई कैसे मिलेगा, इन सबको जोड़ दीजिए। किनको जोड़ना है जी, देखिए इन सबको जोड़ना है, किसको, 5 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 58। तो डिनोमिनेटर में हमारा कितना आ जाएगा, 58। तो 3030 डिवाइडेड बाई 58 का वैल्यू कितना मिलेगा, ये लगभग लगभग वैल्यू मिलेगा 52.24। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। समझे, मतलब क्या हुआ कि हमें क्लास मिड पॉइंट, हमने क्या किया, क्लास का मिड पॉइंट यूज किया, टोटल वेटेड सम निकाला। ये क्या है दोस्तों, टोटल वेटेड सम है, उसको ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन है। राइट, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यहां से क्लियर हो रहा है हमारा कि अगर मान लीजिए क्लास अनइक्वल हो या बहुत बड़ी होती है, तो हम एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्लास इक्वल है। राइट, इस क्वेश्चन में हमारा जो क्लास है, देख सकते हैं ना, बराबर बराबर है, 10-10 का गैप है सब में। तो यदि क्लास अनइक्वल रहता है ना, तो वहां पे वैसा करते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गई दोस्तों किस प्रकार से हम लोग मीन निकालते हैं डेटा का। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, मैं आपको फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। देखिए एक्स बार यदि निकालना हो, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, प्लीज इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज इनिशियली कैलकुलेटेड एट 78.4, later it was found that one observation was misread as 69 instead of 96, what is the corrected mean। यानी दोस्तों सवाल सिंपल है कि 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 78.4, और एक ऑब्जर्वेशन को गलती से ना 69 पर लिया गया 96 की जगह, तो सही मीन क्या होगा। तो पहले दोस्तों क्या हुआ कि रॉन्ग मीन की वजह से सम गलत निकला, है ना। हमने गलत मीन लिया तो हमारा सम गलत निकला। तो हम पहले रॉन्ग टोटल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, रॉन्ग टोटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द रॉन्ग टोटल, ठीक है। फिर गलत वैल्यू हटा के सही वैल्यू ऐड करेंगे, और अंतिम में दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें सही वैल्यू मिल जाएगा। राइट, तो ये ध्यान रखना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यू कितना है, नंबर क्लियर लग रहे हैं आपको, एन दिया हुआ है 25, है ना, एन 25 दिया हुआ है। रॉन्ग मीन कितना है 78.4, रॉन्ग वैल्यू कितना है 69। ये क्या है दोस्तों, रॉन्ग वैल्यू है। ये क्या है हमारा 78.4, ये है हमारा रॉन्ग मीन। समझे, तो अब देखिए नंबर क्लियर लग रहा है, एन 25 है, रॉन्ग मीन दिया हुआ है, रॉन्ग वैल्यू दिया हुआ है, करेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 96। तो आपको रॉन्ग टोटल कैसे निकलेगा जी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं दोस्तों। पहले रॉन्ग टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रॉन्ग टोटल। तो रॉन्ग टोटल कैसे निकालेंगे, तो नम एन को मल्टीप्लाई कर देंगे रॉन्ग मीन के साथ। समझे, एन को मल्टीप्लाई कर देंगे रॉन्ग मीन। एन कितना है हमारा 25 है, यहां देख सकते हैं, और रॉन्ग मीन कितना है हमारा 78.4 है। यानी 25 को 78.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए कितना आएगा दोस्तों, इफ यू मल्टीप्लाई 25 विद 78.4, हाउ मच वुड यू गेट। ये आपको मिलेगा 1960। ये क्या मिल गया आपको, रॉन्ग टोटल मिल गया। ठीक है, अब रॉन्ग टोटल में से जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए करेक्ट टोटल। तो करेक्ट टोटल के लिए क्या करेंगे कि 1960 में से हमारा जो रॉन्ग है, रॉन्ग वैल्यू क्या है, रॉन्ग वैल्यू है 69, और सही वैल्यू क्या है 96। तो -69 प्लस 96, यानी कितना मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 1960 प्लस 27, यानी कि मिलेगा 1987। तो आपको एक करेक्ट टोटल मिल गया। समझे, तो करेक्ट टोटल मिल गया कितना, 1987। अब क्या करना है कि आपको करेक्टेड, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन ने बोला है करेक्टेड मीन निकालनी है ना। तो करेक्टेड मीन क्या हो जाएगा, तो करेक्टेड मीन यदि निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे कि आप पहले करेक्टेड टोटल ले लीजिए, ठीक है, और उसको एन से डिवाइड कर दीजिए।
यानी 1987 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिलेगा? ये मिलेगा 79.48। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यस, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, राइट। 79.48, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल मीन हमें रॉन्ग टोटल दे रहा था, हमने सिर्फ वो एक गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, टोटल करेक्ट किया और सेम एन से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 79.48। समझ में आया दोस्तों? तो एग्जाम के लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए ना तो बस एक चीज याद रखिए कि जो हमारा करेक्टेड मीन होता है, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। करेक्टेड मीन जो होगा वो ओल्ड, जस्ट वेट अ मिनट मैं इसको सही कर देता हूं, प्लीज ये ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों, वो सीधा आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट करने का। देखिए क्या याद रखना है कि जो हमारा करेक्टेड मीन होता है ये ओल्ड मीन ले लीजिए, ठीक है, प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाय एन, जस्ट वेट अ मिनट, डिवाइडेड बाय एन, बस ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, सीधा आंसर दे देगा आपको। समझे? तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेट करने का, वो तो बेसिक मेथड था, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। समझे? तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्टेड मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने एएम निकालना सीखा था, यहाँ पे जीएम की बात हो रही है। तो जीएम क्या होता है? हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए आपके सामने ग्रुप यहाँ पे टेबल दे रखा है, डेटा दे रखा है इन्होंने। तो अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते थे कि सम निकाल के नंबर ऑफ काउंट से डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना जी। ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है ये, ठीक है, प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर फ्रीक्वेंसी, हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी के पावर में प्रोडक्ट लेंगे और उसका nth रूट निकालेंगे। लेकिन दोस्तों प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं लॉग मेथड, राइट। हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? लॉग मेथड यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा जी? 5 + 6 + 5 + 10, समझे? 5 + 6 + 5 + 10 यानी मिल जाएगा आपको 26, ठीक है। लॉग वन कितना होता है? लॉग वन कितना होता है जी? 0 होता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है हमें। तो पहले तो आप जीएम का फॉर्मूला देख लीजिए। पहले ये देखिए यहाँ पे जीएम का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू x टू द पावर fn अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन fi, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमने 26 निकाल लिया। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसको देखिए ऐसा कैसे करना है आपको कि ये जो 1 है ना, जस्ट वेट, ठीक है, क्या करना है दोस्तों? x1 टू द पावर f1, यानी x1 क्या है हमारा? ये हमारा x1 है, ये जो 1 है ये हमारा x1 है। तो 1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 30, ये कैलकुलेट करना है। समझे बात को? अब कैसे निकालेंगे जी? तो 1 टू द पावर 5 तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, 1 होगा। 2 टू द पावर 6 भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसको निकालने का जो बेस तरीका होता है ना, लॉगरिथम यूज करना। तो देखिए जीएम जो होता है ना, जीएम क्या होगा? 1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 4 टू द पावर 10 टू द पावर 1 अपॉन 30, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ये लॉग लेंगे ना तो इधर भी लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30, समझे? 1 अपॉन 26, नॉट 30, 26, 1 अपॉन 26 लॉग ऑफ दिस मच, समझे? और ये लॉग ऑफ जीएम हो जाएगा। अब 1 टू द लॉग ऑफ 1 टू द पावर 5 क्या होता है? 5 लॉग 1, 6। देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि लॉग ए टू द पावर बी जो होता है ना, वो होता है बी लॉग ए, समझे? ये लॉगरिथम का बेसिक रूल है। तो इसको यदि देखिए आप बोलिएगा ना यही तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, जीएम निकालना है, तो लॉगरिथम ही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। तो जैसे देखिए आपने लॉग ले लिया, 1 टू द पावर 5 लिया, उसके बाद क्या लिया दोस्तों? 1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, अगला क्या है? 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, और क्या है दोस्तों? 4 टू द पावर 10, यही है ना जी। और इधर क्या है हमारा? और यहाँ पे पावर है 1 अपॉन 26, और यहाँ पे क्या है हमारा? लॉग जीएम। तो पहले क्या होगा कि ये जो 1/26 है वो नीचे उतर जाएगा, मतलब ये 26 यहां से हट जाएगा, और ये कहां आ जाएगा दोस्तों? ये 26 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ 26 हो जाएगा, समझे?
अब लॉगरिथम है तो इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे 5 log 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 log 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 log, अच्छा ये सम हो जाता है, ये जो है ना जुड़ जाता है ना, ये ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मल्टीप्लाई है ना ये ऐड हो जाता है, ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, फिर ये 10 log 4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे लॉग वैल्यू निकाले कैसे, तो ये जो है ना आपकी कैलकुलेटर में रहता है लॉग, लॉग देखेंगे एक रहता है कैलकुलेटर में, log टू द बेस 10 है, सबका log 2 निकालेंगे ना 0.3010, log 3 निकालेंगे 0.4771, log 4 निकालेंगे 0.6020, समझे, फिर कैलकुलेट करेंगे, और तब जब आपका ये वैल्यू मिलेगा 0.3928 मिलेगा, ये मिलेगा log gm। अब gm ना हमको चाहिए, तो gm के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग मिलेगा हमें 2.4705, तो यही हमारा क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। तो दोस्तों जब आपको मीन कैलकुलेट करना रहेगा ना, तो आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में कि ये सब कैसे निकालें, तो यहाँ पे लॉगरिथम आपको यूज करना पड़ेगा जब भी आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। जैसे ऐसा सवाल आता है दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आता है कि आपके सामने एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि जीएम निकालो। जीएम क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो हमको वहां पे लॉगरिथम का हेल्प लेना पड़ता है, राइट। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जीएम का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई टू द पावर एक्स आई, सॉरी एक्स आई टू द पावर एफ आई, ठीक है। यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई टू द पावर एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो ये फॉर्मूला है, बस इसको फॉलो करना है दोस्तों, और हमको ये जीएम निकालना है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन कैलकुलेट को देखते हैं हम लोग, एचएम का। एचएम क्या होता है, हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन में कोई लॉ की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आप केवल देखिएगा और सोचिएगा कि एग्जाम में बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको मार्क्स देगा, एवीएम के एग्जामिनेशन में मार्क्स कहाँ से आता है, यही सब क्वेश्चन से मार्क्स आता है। और आप सोचिएगा क्या कि हम तो केवल देख लिए, एग्जाम में बैठेंगे तो बना लेंगे, नहीं बन पाएगा, वहां भूल जाइएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए बताइए, आपके सामने एक्स का डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का डेटा दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। तो हार्मोनिक मीन समझते हैं क्या होता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से। हार्मोनिक मीन को कहा जाता है रेसिप्रोकल एवरेज, रेसिप्रोकल एवरेज कहा जाता है। तो जब वैल्यूज रेट रेशियोज को डिनोट करते हैं तो वहां पे यूज होता है। हम क्या करते हैं कि एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, समझे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए तो ये देखिए बेसिक फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो हमें वैल्यू दिया हुआ है। देखिए मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देता हूं, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसी को तो एन बोलते हैं, ठीक है, इसी को एन बोलते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या क्या वैल्यू दिया, मैं इस पेज में आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। मैं आपको वैल्यू यहां देख लेता हूं, 152635 410, 152635 410, ये एक्स का वैल्यू है, ये एफ का वैल्यू है। चलिए समेशन ऑफ एफ आई जल्दी बताइए तो कितना हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई का समेशन कितना वैल्यू आ रहा है बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, एफ आई का समेशन निकालना है ना, तो 5 + 6 + 5 + 10 कितना हो जाएगा जी, 5 6 11, 11 5 16, 16 10 26, तो समेशन ऑफ एफ आई हमारा 26 हो गया। तो नोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, नोमिनेटर में 26 लिखेंगे ना। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें, डिनोमिनेटर में लिखना है हमें यहां देखिए अभी हमने बताया आपको एफ आई अपॉन एक्स आई, राइट, एफ आई अपॉन एक्स आई। देखिए आइए कैलकुलेट करते हैं, एफ आई अपॉन एक्स आई कितना है, लेट अस कैलकुलेट। मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहीं पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जस्ट वेट अ मिनट, यहां यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। बताइए पहले इस वैल्यू को देखिए, लेट मी चेंज द कलर, ओके। पहले इसके लिए बताइए एक्स आई अपॉन एफ आई कितना है, 1/5 है। इसके लिए कितना है, 2/6 है। इसके लिए कितना है, 3/5 है। इसके लिए कितना है, 4/10 है। सबको जोड़ दीजिए, समझे, तो ये आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एफ आई, कितना आएगा वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। तो यू विल गेट 12.1667, ठीक है, कितना मिलेगा, 12.1667,
समेशन ऑफ एफ आई अपन, हाँ ठीक है, एक्स आई अपन एफ आई इन्होंने निकाला है, एफ आई, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है, एफ आई अपन एक्स आई होगा, राइट, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। यहाँ पे ना समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई नहीं, एफ आई अपन एक्स आई होगा, राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी को नोमिनेटर में लेना है, एक्स को डिनोमिनेटर में लेना है। तो इसका सही जो हमारा रेशियो आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, 5/1 प्लस 6/2 प्लस 5/3 प्लस 10/4, राइट। तो x हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 12.667, ठीक है। तो हमारा नोमिनेटर मिल गया है, नोमिनेटर कितना था 26। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, एच एम निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एक्स आई। तो नोमिनेटर में हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है, कितना है फ्रीक्वेंसी का सम, 26, ठीक है। तो नोमिनेटर में हमारा 26 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमने अभी निकाला है 12.667। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2.137, राइट, 2.137। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2.137 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं पहले, कि पहले वैल्यू का रेसिप्रोकल का वेटेड एवरेज लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। फॉर्मूला में जैसे आपका मान लीजिए कि नोमिनेटर में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ आई लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एफ आई अपॉन एक्स आई, ये फॉर्मूला है। तो एक A4 शीट पेपर लीजिए और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना उसको नोट करते चलिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी होगी, राइट। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हार्मोनिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दे रखा है इन्होंने एएम दे रखा है 2 नंबर का 16, और जीएम दे रखा है 8, और इन्होंने पूछा है कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, राइट। बताइए दोस्तों, कितना बहुत सिंपल सवाल है। 2 नंबर का एएम है, ये पिछले बार सवाल आया था। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन है, आपके स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को टाइप करने, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। एएम यानी कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन दे रखा है 16, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8, आपसे पूछा है कि बताओ इसका हार्मोनिक मीन कितना होगा। तो इसमें एक रिलेशन होता है दोस्तों, क्या रिलेशन है आपको पता है। देखिए मैं आपको रिलेशन बता देता हूं, ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, कि जो हमारा जीएम होता है ना, जीएम का जो स्क्वायर होता है वो होता है एएम इंटू एच एम, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आप अल्फाबेटिकली देखिए, पहले ए आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, तो इसका स्क्वायर जो होगा ना इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, समझे। ये रिलेशन है तीनों में, बस ये रिलेशन आपको यदि दिमाग में है ना, इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए दोस्तों, बताइए यहाँ पे क्या होगा वैल्यू। तो एम कितना है हमारा 6 है, जीएम कितना है हमारा 8 है, सॉरी एचएम हमारा 8 है, और जीएम का स्क्वायर है। तो हम लोग जीएम को लिख सकते हैं ऐसे, जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, यानी कि 12 हो जाएगा, है ना। 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 12, तो 12 है ऑप्शन में। 16 इंटू 8, राइट, 16 इंटू 8 आप कितना मिलेगा, एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जीएम स्क्वायर। ओके, हमसे क्या दिया हुआ है, ओके हाँ सॉरी, यहाँ पे जीएम दिया हुआ है, वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें जीएम दिया हुआ है, एचएम निकालना है, राइट। यहाँ पे हमें जीएम दिया हुआ है और क्या निकालना है, एचएम निकालना है। तो एक मिनट मैं इसको फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ। फॉर्मूला है हमारा एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जीएम स्क्वायर। तो एच एम निकालना है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, जीएम स्क्वायर अपॉन एम। तो जीएम कितना है 8 का स्क्वायर, और एम कितना है हमारा 16, यानी 64/16, यानी कि 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। बस देखिए इसको ध्यान रखने का तरीका बस समझ दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे याद रखिएगा इसको, ए जी एच अल्फाबेटिकली ऐसे होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों बराबर होता है, समझे। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि किसका स्क्वायर करें, किसका प्रोडक्ट निकालें, तो याद रखने का सिंपल सा फंडा है, ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, समझे। ये फंडा दिमाग में बैठाइए, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे मीडियन निकालने का है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है, आपके सामने डेटा दिया गया है, सबका मीडियन निकालना है। बताइए व्हाट विल बी द मीडियन, 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मीडियन का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू को ही हम लोग मीडियन बोलते हैं।
लेकिन कंडीशन क्या है कि डेटा आपका एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा को कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ये लोग भूल जाते हैं बहुत बार, सीधा मीडियन बोल देंगे बीच का वैल्यू। नहीं, बीच का वैल्यू तब ना निकालिएगा जी जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। चलिए तो ऐसे अरेंज कीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा? 21 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 24 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 27, फिर आएगा 30, 32, 34, 35, 38, है ना। अब देख लीजिए कितने डेटा है, चार पांच, टोटल हमारे 9 डेटा है। यहाँ भी देखिए 9 है, एक कुछ छूट रहा है, 34 हो गया, 48 छूट रहा है, ठीक है 48। चलिए ये क्लियर है। अब बताइए कितने ऑब्जर्वेशन है? 9 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो देखिए जिसका रूल है, रूल क्या कहता है कि यदि ऑड हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रूल क्या कहता है कि आपको जो ऑड नंबर ऑफ डेटा यदि ऑड होता है ना, नंबर ऑफ डेटा यदि ऑड है तो n+1/2 कर दीजिए। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समझे। तो n यहाँ पे कितना है जी? n यहाँ पे 9 है, तो 9+1/2 कितना हो जाएगा? फिफ्थ। यानी कि जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो जरा बताइए ना, फिफ्थ कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया, यानी कि 32 हमारा सही आंसर होगा। ये कुछ है नहीं, आप जानते हैं, इससे फेमिलियर है, बस मैं आपको याद दिलवा रहा हूं कि आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आए, सीधा आप आंसर दे दीजिएगा। देख के ही बोलिएगा कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, राइट, और देख के बोलिएगा कि हाँ 32 हमारा सही जवाब है, समझे। 32 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एन जब हमारा ऑड रहता है, जैसे इस केस में है एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन यदि ऑड है तो जो हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है वही मीडियन होता है। और यदि एन हमारा एवन है तो आपको क्या करना है कि दो मिडिल वैल्यू लेना है, दो मिडिल वैल्यू लेना है और फिर उसका मीन निकालना है, समझे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक और डेटा पर, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देता हूं। मान लीजिए कि डेटा को हम एक और बढ़ा देते हैं, समझे। मान लीजिए कि डेटा को हम एवन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 21 के पहले एक और ले लेते हैं 15। अब बोलिए, अब इसका मीडियन कैसे निकालिएगा? तो दो मिडिल ऑब्जर्वेशन को लेना है पहले। कौन कौन सा मिडिल ऑब्जर्वेशन है? एक तो हमारा 30 है, एक हमारा 32 है ना। इसका एवरेज ले लीजिए, तो 30+32/2 यानी कि 31। तो इसमें आंसर हो जाएगा 31। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या एवन है। ऑड रहे तो मिडिल को ले लीजिए, एवन है तो जो मिडिल का जो दो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन एवरेज लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपको। चलिए अब आप थोड़ा इसका बताइए, तो मीडियन निकाल के बताइए। तो अभी हमने जो देखा क्वेश्चन देखा था वो अनग्रुप था, अब ये ग्रुप वाला है। इसका इसका बताइए मीडियन कैसे निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन कैसे निकलता है, इस पे सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटा का टोटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं या कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आप बार बार देखेंगे लिखा रहेगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। सीएफ मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, रनिंग टोटल, समझे। तो जैसे देखिए 3 के लिए है 14, 4 के लिए है, देखिए 4 के लिए कितना हो जाएगा? 14+20 यानी कितना हो जाएगा? 34। 5 के लिए कितना हो जाएगा? 34+40 यानी कितना हो जाएगा? 74। तो सीएफ जरा बताइए ना सबका कितना होगा। तो हम लोग करते क्या है ना, एक टेबल बना लेते हैं, समझे। टेबल से जल्दी समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल से ना आपको एकदम क्लैरिटी मिलता है, थोड़ा समझने में आसानी मिलती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स आई, यहाँ पे ले देते हैं एफ आई, और यहाँ पे ले देते हैं सी एफ, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे लिख देते हैं 9, और यहाँ लिख देते हैं 10। चलिए ये टेबल को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे हम। तो ये टेबल से जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं यहाँ टेबल बना रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 3 के सामने क्या क्या वैल्यू है? 14, 20, 40, 54, 40, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं 14, 20, 40, 54, 40, और उसके बाद है 18, 7, 7, ठीक है। 18, 7, 7 कुमुलेटिव कैसे निकलेगा? देखिए बहुत सिंपल है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है ना, तो पहला वाले तो इसको उतार दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है, राइट। 128 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 168 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 168+18 आपका हो जाएगा 186, ठीक है। और 186+7 हो जाएगा 193, 193 200,
समझ में आया? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आया दोस्तों कैसे निकालना हमने? सिंपल है, राइट। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाला। अब दोस्तों अब ये बताइए कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? टोटल फ्रीक्वेंसी 200 नहीं आया, देखिए ना 200 आया ना टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, आप बताइए। मीडियन निकालने का फॉर्मूला याद है? राइट, नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आया? 200 आया। मीडियन का पोजीशन देखिए, देखिए इसका रूल क्या है कि आपको क्या करना है कि मीडियन का पोजीशन देखना है, मीडियन क्लास बताना है। देखिए ये हमारा डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन क्या होता है कि एक्स का वो वैल्यू होता है जिसमें सी एफ फर्स्ट टाइम से ज्यादा होती है, समझे? तो अब बताइए 200 हमारा हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 200 है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा सीएफ के टेबल को जरा देखिए, यहाँ पे सीएफ का टेबल आपके सामने बनाया है मैंने। आप यह बताइए कि 100 से मीडियन एक्स का वो वैल्यू है जिसके सीएफ में फर्स्ट टाइम से ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए 74 को देखिए, 74 को देखिए, 74 जो है 100 से कम है। और 128 को देखिए 100 से ज्यादा है। तो मीडियन कहां होगा? मीडियन होगा 5 और 6 के बीच में, समझे? 5 और 6 के बीच में हमारा क्या होगा? मीडियन होगा कहीं। तो सीएफ आ रहा है 5 के बाद 6 के बाद, तो ये हमारा मीडियन होगा 5 और 6 के बीच में। तो जो सीएफ एक्स से ज्यादा है ना, वही आपको मीडियन। रूल याद रखिएगा कि एक्स मतलब आपने क्या किया? मीडियन पोजीशन निकाल लिया। कितना निकला मीडियन पोजीशन? 100, ठीक है। तो 100 जो है 74 और 128 के बीच में है। रूल कहता है कि जो 100 के जस्ट ऊपर है वही हमारा मीडियन होगा, यानी कि 6 हमारा मीडियन हो जाएगा। 6 विल बी मीडियन, समझे? 6 विल बी मीडियन। अब आप बोलेंगे कि 6 क्यों निकाला? तो जिसमें देखिए रूल क्या है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए ऑड है कि एवन है, जरा देखिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पे एवन एवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे एवन है, तो हम क्या करेंगे? 5 और 6 का मिड मिड लेंगे, यानी 5.5 होगा, राइट। यदि ऑड रहता तो हम सिंपल सा एक वैल्यू लेते। तो ये तो इसका ये रूल है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है इसका। तो इसका जो मीडियन आएगा, तो आपको क्या करना है कि जो 100 से जस्ट एक्सीड कर रहा है वो वैल्यू लेना है। तो मीडियन विल बी 6। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि 6। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लीजिए और देखिए कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है यानी समेशन ऑफ एफ अपॉन 2, वो कौन से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू जो मिलेगा वही हमारा मीडियन होता है। खासकर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। अब मान लीजिए कि ग्रुप वाला आ जाए। यदि अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में ना आपका इससे पहले डिस्क्रीट वाला था, यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस केस में कैसे हम लोग इसमें पूछ रहा है Q1 निकालने के लिए। Q1 क्या होता है पता है आपको? Q1 होता है हमारा क्वार्टाइल क्वार्टाइल कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल। तो मीडियन से मिलता जुलता कंसेप्ट है क्वार्टाइल का। तो क्वार्टाइल कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसमें देखिए आपको मिलेगा Q1, Q1 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 को बोलते हैं सेकंड क्वार्टाइल, Q3 को बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। तो उसके लिए ना ये फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, राइट। एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन द माइंड। क्वार्टाइल निकालने के लिए जैसे Q1 यदि निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे आप बोलिएगा एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले ये डेटा को आप देखिए। सबसे पहले आपको जो डेटा सामने दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। एक एक हमारा कॉलम है सीआई का, क्लास इंटरवल का। दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। आपसे Q1 निकालने को कहा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि कैपिटल एन निकाल लेंगे, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ दिया भी हुआ है 200, यानी ये आप सबको जोड़िएगा नहीं सबको, तो ये 200 आएगा। और ये दे रखा है 200, कोई बात ही नहीं है। फिर क्या करना है? n/4 करना है। यहाँ देखिए n/4 क्या है ना, तो कितना हो जाएगा? 200/4 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम वो क्लास ढूंढते हैं जहां पे CF पहली बार 50 से ज्यादा होता है। मतलब क्या हो रहा है कि हम वो क्लास को ढूंढ रहे हैं जहां पे जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो पहली बार 50 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बताइए तो कौन सा क्लास है जहां कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली बार 50 से ज्यादा हो रहा है? तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा। 28 + 12 कितना हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। 40 + 36 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 76 + 50 126 हो जाएगा। 126 + 125 151 हो जाएगा। 151 + 118 18 हो जाएगा हमारा 169। आपको वो क्लास बताना है जहां पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट 50 से ज्यादा है। कौन सा क्लास है? देखिए
ये वाला क्लास है, यहाँ देखिए ना 76 हो रहा है ना, यानी कि क्लास है हमारा 20 to 25। तो आपको इसको पता लगाना है, समझे। अब एल क्या है हमारा, एल जो लिखा है ना, इस क्लास का लोअर इंटरवल है। लोअर इंटरवल क्या है 20, एल की जगह लिख देंगे 20, ठीक है। एन बाई 4 क्या है, एन बाई 4 है हमारा 50। सी एफ क्या है, सी एफ है हमारा इस पार्टिकुलर, ये से पीछे वाला, ठीक है, इसे पीछे वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 40, समझे। एफ क्या है हमारा, एफ है हमारा इसका, जो हमारा इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 36, और इंटू एच, एच क्या है, एच है हमारा इंटरवल, कितना का गैप है जी, 5 का गैप है ना, इंटू 5। तो देखिए अब इसको समझना होता है, एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। फिर से मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक अलग से कॉलम बनाना है। आपको देखना है कि n/4 हमने जब किया, ठीक है, जो कि 50 आया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला टेबल मिला 20 से 25, तो 20 हमारा लोअर इंटरवल हो जाएगा, एच हमारा इसका गैप हो जाएगा, 5 हमारा एच हो जाएगा, और सी एफ है इससे पहले वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ है हमारा क्या, एफ है इसके इस क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इसको यदि कैलकुलेट करेंगे ना, तो कितना मिलेगा। तो इसको देखिए सिंपल है, 20 + 10/36 × 5, यानी 20 + 50/36, इसका वैल्यू मिलेगा 21.39। तो ये हमारा पहला क्वार्टाइल मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, समझे। पहला क्वार्टाइल कितना मिला 21.39। ये सवाल आता है एग्जामिनेशन में कि क्वार्टाइल निकालो। क्वार्टाइल निकालने के लिए हम लोग को ये सब बातें ध्यान रखनी होती है, राइट। वी हैव टू कीप दिस फॉर्मूला, प्लीज ये फॉर्मूला को ध्यान दिमाग में रखिएगा, ठीक है। n/4 करना है, क्या करना है, n/4 करना है। एल क्या है हमारा, एल एल है हमारा जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट। एच क्या है, एच है हमारा रेंज, क्लास रेंज बोल सकते हैं आप इसको, 5 का रेंज है, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या है, इससे पहले वाले क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब चीज हमें ध्यान दिमाग में रखनी है। अब जरा Q2 बताएंगे, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सवाल पूछे Q2 बता। अच्छा Q3 पूछ रहा है, चलिए Q3 बताइए, Q3 कैसे निकलेगा। सेम डेटा से आपको Q3 मतलब कि थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे Q3। तो दोस्तों Q3 के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं आपको फॉर्मूला शो करता हूं Q3 के लिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, Q3 के लिए फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, बस यहाँ पे 3n/4 करना है। अभी हमने क्या किया था, n/4 किया था ना, ठीक है। Q2 के लिए क्या करेंगे, 2n/4 करेंगे। Q3 के लिए क्या करेंगे, 3n/4 करेंगे। बस ये याद रखना है। Q1 के लिए क्या करेंगे n/4, Q2 के लिए 2n/4, Q3 के लिए 3n/4। कहां पे करेंगे, तो दोस्तों यहां पे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हमने n/4 लिखा है ना, इसकी जगह लिखेंगे 3n/4। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा Q3 का, सिंपल है, मैं बाकी को इरेज कर देता हूं, ठीक है। Q3 के बस Q3 होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल यदि आपसे पूछे ना डेटा का, तो क्या करना है, एल तो एल ही लिखना है, बस यहां पे लिख देना है 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एक दो बार प्रॉब्लम कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, समझे। तो आइए दोस्तों जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, बाकी को मैं इरेज कर देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करना है कि जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो टेबल थोड़ा ड्रॉ कर लेना है। पहले 3n/4 बताइए ना कितना होगा। 3n/4 कितना होगा जी, n कितना है 200 है, तो 3 × 200/4, यानी दोस्तों 150 नहीं हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना 3n/4। अब आप बताइए कि कौन सा क्लास इंटरवल है जिसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 से जस्ट ज्यादा है। यहां देखने से नहीं लग रहा है आपको 151, यानी कि 30 से 35 होगा। तो 30 से 35 हमारा क्लास इंटरवल है। तो एल क्या हो गया मेरा, एल हो गया हमारा 30, समझे, ये हो गया एल। रेंज एच क्या हो गया हमारा, एच तो 5 ही, 5 का 5 ही रहेगा। सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, 126 हमारा सी एफ हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा हमारा, 25 हमारा एफ हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए, क्योंकि दोस्तों सब कुछ आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एल क्या होगा, एच क्या होगा, एफ क्या होगा, सी एफ क्या होगा, समझ में आ रहा है। देखिए 3n/4 को पहले हमने निकाला तो मेरा 150, 150 के जस्ट ऊपर वाला कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 151 है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल लेना है, यानी 30 से 35 वाला लेना है। 30 हमारा लोअर वैल्यू रहेगा, ठीक है। सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा 126, एफ क्या हो जाएगा हमारा 25, एच क्या हो जाएगा हमारा 5। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एल की जगह लिख देंगे 30, 3n/4 की जगह लिख देंगे 150, माइनस कर देंगे किसको, 126 को, अपॉन एफ, एफ कितना है, एफ है हमारा 25। देखिए ना एफ यहाँ 25 दिया हुआ है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आपको दिखे। देखिए एफ है हमारा इसका फ्रीक्वेंसी, यानी 25 है फ्रीक्वेंसी, एफ हो जाएगा हमारा 25,
और एच कितना है, एच है 5। समझे? इसको कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 150 माइनस 120 14 और 24, 24/5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा लगभग लगभग, आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो इस वैल्यू विल यू विल गेट हाउ मच, ये लगभग आप इसको लिखा सकते हैं कि 30 + 48/10, यानी कि 34.8। तो ये आपको 34.8 मिलेगा थर्ड क्वार्टाइल। समझे? थर्ड क्वार्टाइल कितना मिलेगा, 34.8। मान लीजिए सेकंड क्वार्टाइल बोलता तो क्या करते, बस अंतर यही रहता, फॉर्मूला सब कुछ वही रहता, बस यहाँ पे आप 2n/4 लेते, -CF/F/H, बस। तो Q1 Q2 Q3 कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए एक मोड का क्वेश्चन बताइएगा, आपके सामने ये डेटा दिया हुआ है और आपसे मोड निकालने पूछा है। मोड निकालना है। मोड मतलब क्या होता है कि जो डेटा बार बार सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसी को मोड बोलते हैं, राइट। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्विंग डेटा होता है ना, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे मोड इनका, तो देखिए मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, मॉडल क्लास निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का मतलब होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। समझे? तो जरा बताइए तो कौन सा ऐसा क्लास इंटरवल है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखिए बताइए यहाँ पे। देखिए 20 से 30 का 8 है, 30 से 40 का 26 है, 40 से 50 का 30 है, 50 से 60 का 20 है, और 60 से 70 का 16 है। तो देखने से लग रहा है कि 40 से 50 का सबसे ज्यादा है। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। समझे? और मोड के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है, देखिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, अब बोलेंगे L क्या है, तो L जो हमारा मॉडल क्लास है ना जी, 40 से 50, इसका लोअर इंटरवल है। क्या है दोस्तों, इसका लोअर इंटरवल। L क्या हो जाएगा, हमारा लोअर इंटरवल कितना है, 40 है, L हमारा 40 हो जाएगा। H क्या है, जो H जो हमने अभी मीडियन में देखा था ना, मीडियन में H क्या था, क्लास रेंज था। तो क्लास रेंज कितना है, 10 है, H हमारा 10 हो जाएगा। क्लास रेंज कैसे निकालते हैं, अपर इंटरवल माइनस लोअर इंटरवल, 50 माइनस 40 यानी 10। ठीक है, अब बोलेंगे F1 क्या है, तो दोस्तों F1 क्या है, F0 क्या है, वो थोड़ा देख लीजिए। F1 को बोलते हैं मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, मॉडल CF। तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी देखिए, मॉडल क्लास कौन सा है, ये है। F1 क्या हो जाएगा, 30 हमारा हो जाएगा F1। समझे? F1 हो जाएगा 30। F0 होता है प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी, इसके पिछले वाले क्लास का क्या फ्रीक्वेंसी है, 26। तो ये हो जाएगा हमारा F0। F2 होता है नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, यानी 20 हो जाएगा हमारा F2। समझे? तो F0 मिल गया 26, F1 मिल गया 30, F2 मिल गया 20। सिंपल है, मतलब F0 मतलब कि जो मॉडल क्लास है उससे पिछला वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब कि जो अगला क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। समझे? F0 F1 F2 याद रखेंगे। तो वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है, और बस आंसर आ जाएगा। तो बताइए एल की जगह क्या लिखेंगे, 40 प्लस F1 माइनस F0 कितना है, हमारा हो जाएगा 30 माइनस 26, 2 टाइम्स 30 माइनस 26 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय एच। एच कितना है, 10। एच यहाँ पे 10 है ना, रेंज, क्लास रेंज बोल सकते हैं इसको आप। एच कितना है आपका, 10 है। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू मिलेगा 42.86। मतलब ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें मोड, राइट। क्लास आपके सामने जो डेटा है उसका मोड मिला, दिस विल गिव यू द मोड। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, मोड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। एक फिर से मैं कहूंगा दोस्तों, इस टॉपिक के लिए आप एक A4 शीट पे सारा फॉर्मूले को लिख दीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी जाके आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठेगा। अच्छा, इसका जवाब दीजिए। आपके सामने डेटा सेट का अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 20, मीडियन दिया हुआ है 22, मोड पूछा है, बताइए कैसे निकालेंगे। तो मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन होता है वो पता है आपको क्या होता है, ये सिंपल सा रिलेशन है और बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं आपको रिलेशन बता देता हूं दोस्तों, ये रिलेशन है।